ये वाला जो वीडियो है ना ये अपना है पीपीएच के ऊपर। पीपीएच में क्या होता है, चार्ट ही देखता है, ठीक है, पिछला वीडियो बता चुका हूँ। उसके अंदर क्या होता है, टोन होता है, थ्रोम्बिन होता है, ट्रॉमा होता है, टिश्यू होता है, सब में टी आ रहा है। टोन में क्या होता है, जो यूट्रस होता है ना वो सॉफ्ट हो जाता है, मतलब उसकी जो टोन है, टोन मतलब जो उसका कॉन्ट्रैक्शन है ना वो कम हो गया है, तो सॉफ्ट हो जाएगा यूट्रस, ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद में, लेबर के बाद में। तो इसका नाम इसीलिए पोस्टपार्टम हेमरेज, क्योंकि लेबर के बाद में होता है, बच्चे निकल गए उसके बाद। तो इसके अंदर अपन क्या ट्रीटमेंट देते हैं, टोन कम हो गई है इसकी, सो ऑक्सीटोसिन देते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी टोन आ रहा है, तो टोन है ना बढ़ा देता है ये ऑक्सीटोसिन। तो अगर ऑक्सीटोसिन काम नहीं किया तो अपन क्या देंगे, बैलून टेम्पोनाड देंगे। बैलून टेम्पोनाड भी अगर काम नहीं किया तो हम लिंच सूचर कर देंगे, ठीक है। अगर वो भी काम नहीं किया तो लास्ट में हमको हिस्टेक्टोमी, मतलब यूट्रस काट के हमको निकाल देना है। ये हमारा स्टेप बाय स्टेप रहेगा, और ये जो पहला में लिखा है ना वो पहले में करना है, लाइन से याद रखना है हमें सीरीज़ में। अब सेकंड है अपना थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन में क्या होता है कि फीटल, अगर मान लो कोई फीटल डेथ हो गई है या फेलियर टू क्लॉट हो, ऐसा मतलब क्वेश्चन में देख रखा है कि जो क्लॉट हो रहा है ना, क्लॉट नहीं बन रहा है, फेलियर टू क्लॉट मतलब क्लॉट नहीं बन रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। तो क्लॉट नहीं बनना किस में आता है, अपना डीआईसी में आता है, कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, क्लॉट नहीं बन रहे हैं। और ये कि इसके रीज़न बहुत सारे रह सकते हैं, उनमें से एक रीज़न है कि मान लो कोई भी है ना टिश्यू फैक्टर निकल गया है, जैसे कि जो फीटल डेथ में निकल सकता है, प्लेसेंटा अब्रप्शन में निकल सकता है, और भी बहुत सारे रीज़न रहते हैं डीआईसी में। इसमें डीआईसी में अपन को क्या करना, बाकी सब रूल आउट कर देने के। तो अगर बचा थ्रोम्बिन तो अपन को थ्रोम्बिन लिखने का, ऐसा। तो इसमें देखो है ना, इसका ट्रीटमेंट अपन क्या देते हैं कि इसमें क्लॉट नहीं बन रहा तो अपन इसे प्लाज्मा देते हैं, ठीक है, और उसको साथ में अपन को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं, और साथ में अपन इसको कोगुलेशन फैक्टर देते हैं, ठीक है, ये सब दे सकते हैं हम इसके, ताकि है ना इसके अंदर ये थ्रोम्बस बन सके। उसका थर्ड कॉज है ट्रॉमा। ट्रॉमा कैसे कैसे हो सकता है कि मान लो है ना बाहर से किसी ने पंच मारा यूट्रस के ऊपर, तो उससे ट्रॉमा हो गया, ठीक है, ये सब रीज़न रहते हैं। और ट्रॉमा के कॉज क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्रॉमा में देखो, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो जो मदर का जो है ना सर्विक्स होगा, वेजाइना होगा, वो है ना पहले कभी बच्चा नहीं पास किया है, तो है ना वो है ना जब फर्स्ट टाइम बच्चा पास करेगा तो उसका है ना ट्रॉमा होने के चांस ज़्यादा है। और अगर बच्चा बड़ा है तो भी है ना ट्रॉमा दे देगा बच्चे, वो उसके मदर के वेजाइना को, सर्विक्स को, उन सबको। उसके अलावा और बड़ा बच्चे का मतलब कोई 3900 ग्राम, इससे इसके करीब का कम लगभग, तो उसे अपन मैक्रोसोमिया बोलेंगे। उसके अलावा रैपिड लेबर हुआ है, ठीक है, रैपिड लेबर कब होता है, अगर अपन ने उसे ऑक्सीटोसिन दिया है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन अपन जल्दी से लेबर कराने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए यूट्रस का दे रहे थे, तो उस वजह से है ना ट्रॉमा हो सकता है। और या फिर अपन को है ना, अपन ने पेशेंट को नो मेडिकल असिस्टेंस, मतलब है ना उसको किसी डॉक्टर ने डिलीवरी नहीं करा के उसके घर पे डिलीवरी हुई है, ऐसा कुछ केस हो गया, तो उसमें ट्रॉमा होने के चांस रहते हैं। तो ये होगा अपने ट्रॉमा के कॉज। इसके अलावा फोर्थ कॉज रहता है अपना टिश्यू। टिश्यू में क्या रहता है कि अगर है ना लेबर के बाद में अगर अंदर कुछ रह गया प्लेसेंटा, तो है ना उस प्लेसेंटा जो रह गया ना उसको है ना जो निकाल नहीं पाता यूट्रस, तो वो है ना कॉज रह जाता है अपना ब्लीडिंग का, उससे ब्लीडिंग होती है। और इसके इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं अपन कि मान लो कोई प्लेसेंटा अंदर रह गया यूट्रस के, तो इन्वेस्टिगेशन अपन हाथ डाल के देखेंगे, तो उसको बोलेंगे अपन मैनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है, कि मैनुअली होता है। इसके लिए अपन है ना इसके पहले इसका रीज़न क्या रहेगा कि अंदर क्यों रह गया प्लेसेंटा, पूरा क्यों नहीं आया, तो इसका एक रीज़न रहता है प्लेसेंटा एक्रीटा, मतलब प्लेसेंटा जो मायोमेट्रियम के अंदर घुसा हुआ है, ये वाला, ये ना प्लेसेंटा एक्रीटा, ये रीज़न रहता है टिश्यू का। तो है ना ये अंदर रह गया, तो प्लेसेंटा एक्रीटा मतलब प्लेसेंटा अंदर रह गया है, यूट्रस के वॉल के अंदर चला गया, इन्फिल्ट्रेट कर चुका है इस वजह से। और इसका ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, मैनुअल सेपरेशन की अपन ट्राई करेंगे, मतलब खुद हाथ से निकालेंगे, अगर है ना हाथ से नहीं निकला तो वो है ना अपन करेंगे हिस्टेक्टोमी कर देंगे। और हाथ से निकल गया तो उसको अपन है ना प्लेसेंटा एक्रीटा नहीं था, वो प्लेसेंटा एडहेरेंस था, मतलब सिर्फ टच हो रखा था प्लेसेंटा, अंदर नहीं घुसा हुआ था, अगर अंदर घुसा हुआ तो बाहर नहीं आएगा, तो उसके लिए अपन को यूट्रस काट कर निकालना पड़ेगा। और इस केस में अपन क्यूरेटाइज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके प्रिवेंशन के लिए अपन क्या कर सकते थे कि मान लो ये केस आता ही नहीं, मतलब कि जो प्लेसेंट वाली दिक्कत आई है ना पेशेंट में, वो ना आए, या फिर अपन डॉक्टर पहले से उस चीज़ के लिए तैयार रहे, उसके लिए हम क्या कर सकते थे कि है ना लेबर से पहले, जब है ना जो पेशेंट थी वो पहले से जब प्रेग्नेंट थी, उस टाइम में अगर अपन ने उसका अल्ट्रासाउंड या एमआरआई किया होता तो एक्रीटा अपन को दिख जाता उसी टाइम पे, तो अपन जब लेबर के टाइम पे उसका ज़्यादा ध्यान रखते पेशेंट का, ठीक है। ये सब कॉज हो गए अपने 40 कॉज है अपने पीपीएच के।
उसके अलावा अगर है ना उनके ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो उसको शॉक भी हो सकता है। अब शॉक में अपन क्या करते हैं, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे शॉक में कि पल्स जो होगा ना, पल्स मतलब हार्ट रेट जो दे रखी है उसको डिवाइड करेंगे अपन सिस्टोलिक बीपी से। तो सिस्टोलिक इससे अपन जो डिवाइड करेंगे ना उससे जो भी आंसर आएगा वो अगर 0.8 से 1.2 के बीच में है तो ग्रेड 1 शॉक है, अगर इसके बीच में है तो ग्रेड 2 है, और 1.6 के इक्वल या मोर है तो ग्रेड 3 का शॉक है। ठीक है, अपन शॉक में क्या ट्रीटमेंट देते हैं, आईवी फ्लूइड्स देते हैं। तो शॉक के अंदर अपन है ना आईवी फ्लूइड्स देंगे, और साथ में है ना अगर है ना ब्लड लॉस ज़्यादा है उसका, मतलब कि 1 लीटर से ज़्यादा हो चुका है तो इसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे। अब लेबर के स्टेजेस पड़ते हैं अपन, ठीक है, लेबर लेबर में मतलब कि जो बच्चा बाहर आ रहा है वो वाला टाइम, तो उसके 3 स्टेज रहते हैं, ठीक है, तो रशिया में। तो स्टेज 1 में क्या होगा कि जो सर्विक्स है ना उसका पूरे डायलेशन हो जाता है। जब पूरा डायलेशन कंप्लीट होगा मतलब स्टेज 1 कंप्लीट है, अब स्टेज 2 चालू हो गया है। ठीक है, डायलेशन कंप्लीट मतलब स्टेज 2 चालू। अब स्टेज 2 में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ फीटस, फीटस डिलीवर हो गया है तो स्टेज 3 चालू। स्टेज 3 में क्या होता है, प्लेसेंटा की डिलीवरी, प्लेसेंटा डिलीवर हो चुका है मतलब स्टेज 3 ख़त्म। स्टेज 1 कब ख़त्म होगा, जब सर्विक्स पूरा डायलेट हो जाएगा। स्टेज 2 कब ख़त्म होगा, फीटस डिलीवर हो जाएगा तब। स्टेज 3 ख़त्म कब होगा, प्लेसेंटा डिलीवर हो जाएगा तब। ठीक है, अब कुछ रप्चर की बात है। ठीक है, जो ट्रॉमा है ना, 4T में से जो ट्रॉमा वाला टी है ना, उसके लिए अपन को ये पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि सर्वाइकल रप्चर होता है। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ स्किन रप्चर हुई है तो उसको अपन ग्रेड 1 डालेंगे। अगर स्किन प्लस मसल रप्चर हुई है तो ग्रेड 2 डालेंगे। अगर इसके साथ साथ में अगर स्पिंक्टर एनल स्पिंक्टर दिया हुआ है, एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर अगर रप्चर हो गया तो ग्रेड 3 डाल देंगे। ठीक है, अगर इंटरनल स्पिंक्टर भी हुआ तो ग्रेड 4 डाल देंगे, अपने ग्रेड 3 तक ही है लगभग। और अगर है ना लिखा हुआ कि वेजाइनल वॉल्ट वेजाइनल फॉर्निक्स तक अगर पहुंच गया है जो रप्चर है वो, तो भी ग्रेड 3 होगा। ग्रेड 3 के लिए वेजाइनल फॉर्निक्स और स्पिंक्टर, ठीक है, ये 2 चीज़ अपन को याद रखनी है, 3 फॉर्निक्स और स्पिंक्टर, ये आपको याद रखना है। अगर स्पिंक्टर नहीं है तो 2 में डाल देना है, और स्पिंक्टर है तो 3 में डाल देना है, फॉर्निक्स है तो 3 में डालना है, और लगभग 2-3 से अपना काम चल जाएगा। और ट्रॉमा में बता चुका हूँ कॉज ट्रॉमा के। पीपीएच में जो टिश्यू वाला रीज़न है ना, T4 टिश्यू मतलब प्लेसेंटा टिश्यू अंदर रह जाता है, उसका इसका रीज़न रहता है एक्रीटा। तो एक्रीटा मतलब कि है ना जो है ना वो अटैच टू मायोमेट्रियम, मतलब सिर्फ अटैच हो रहा है मायोमेट्रियम के साथ में प्लेसेंटा, तो एक्रीटा है। अगर मान लो मायोमेट्रियम के अंदर घुस गया मतलब इतना, ठीक है, अंदर घुस गया थोड़ा सा, तो इनक्रीटा मतलब इन मतलब अंदर घुस गया, एक्रीटा मतलब सिर्फ बाहर बाहर है। और बाहर आ गया एकदम बाहर मतलब पूरा वॉल कवर क्रॉस कर दिया, सीरोसा पे आ गया, सीरोसा बोले थे आउटर लेयर, इस पर आ गया तो परक्रीटा बोल देंगे इसको। इसके रिस्क फैक्टर में क्या होता है कि है ना अगर मान लो अपन ने यूट्रस पे स्कार दे दिए ना, मतलब कि कोई कट वट लगा दिए, तो उससे अपना एक्रीटा के चांस बढ़ जाते हैं। स्कार अपन कब कब देते हैं, अपन सी सेक्शन, ठीक है, सीजेरियन करते हैं तब अपना स्कार लगाते हैं। डीएनसी कर रहे हैं अपन, डायलेशन क्यूरेटाइज कर रहे हैं तब स्कार हो जा रहा है। कोई इन्फेक्शन हो गया, पीआईडी हो गया, या फिर कोई अबॉर्शन हो गया, तो उन सबसे स्कार बनते हैं, तो वो सब इसके कॉज रहते हैं। ठीक है, इतना याद करने का अपन को। तो है ना असलियत में तो अपन को सिर्फ है ना यूट्राइन स्कार याद रखेंगे, बाकी सब अपने आप याद आ जाएगा। उसके अलावा कुछ और रीज़न है, अपन याद करना चाहे तो कर सकते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया, यूनिकॉर्न्यूट यूट्रस मतलब एक ही कॉर्नू है यूट्रस का, मतलब छोटा यूट्रस है थोड़ा सा एक साइड का, और डायबिटीज़ मेलाइटिस और टीबी। ठीक है, ये हो गया अपना पूरा इसका पीपीएच का डिस्कशन। अपन केस देखते हैं। जो केस नंबर 2 है ना, 2 और 7 वो अपना है पीपीएच के टोन से रिलेटेड है, उसमें टोन का डिफेक्ट है, तो वो अपन सेकंड केस देखते हैं। ठीक है, तो अब हम चालू कर रहे हैं केस नंबर 2। ये केस नंबर जो 2 है ना, ये अपना पीपीएच का है। पीपीएच में अपने 4T में से कुछ भी एक सौ हो सकता है, तो ये केस है अपना टोन का। ठीक है, टोन में क्या होता है इधर देख लो, यही पढ़ाया है इसी में। टोन में है ना जो यूट्रस होता है ना सॉफ्ट हो जाता है, यूट्रस का जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी होती है ना वो कम हो जाती है, यूट्रस सॉफ्ट रहेगा, उसका ट्रीटमेंट ये रहता है। अब हम केस करते हैं केस। इसमें देखो पोस्टमार्टम वुमेन दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ तो मतलब पोस्टमार्टम की बात हो रही है, उसका अंदर इसको बहुत सारी ब्लीडिंग हो गई है। ठीक है, तो पोस्टमार्टम में बहुत सारी ब्लीडिंग हो गई तो अपन बोलेंगे पोस्टमार्टम हेमरेज। ठीक है, पीपीएच का केस हो गया। इस अपन इधर नीचे देखेंगे तो यूट्रस इज सॉफ्ट मतलब टोन कम है। ठीक है, उसके अलावा पुअरली रिएक्ट टू मसाज, मसाज करने पे भी है ना
वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये टोन की दिक्कत है, टोन कम हो गया है, यूट्रस सॉफ्ट है। तो इसका इन्वेस्टिगेशन अपन क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे। एक चीज़ अल्ट्रासाउंड क्यों कर रहे हैं अपन, कि जो प्लेसेंटा, अगर मान लो जो रिटेन प्लेसेंटा वाला जो कॉज है टिश्यू, जो 4T में से टिश्यू होता है उसको रूल आउट करने के लिए, और ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग अपन CBC LFT कोगुलोग्राम करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो में दिया हुआ है, तो उधर से देख लें। इन्वेस्टिगेशन अपना ये हो गया, और जस्टिफिकेशन अपन क्या देंगे कि टोन डिक्रीज है और पुअरली रिएक्टिव मसाज, ये देंगे अपन जस्टिफिकेशन में। इसका ट्रीटमेंट में अपन क्या देंगे, ट्रीटमेंट में ये लिखा हुआ ऑक्सीटोसिन, बैलून, लिंच और हिस्टेक्टोमी, ये 4 चीज़। तो अपना ये हो गया केस नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट केस अपना है केस नंबर 7। इसमें भी है ना 4, जो PPH का है तो PPH में 4T होते हैं, इसमें भी जो T है वो इसके अंदर है टोन, इसके अंदर भी टोन कम है। इसमें अपन देखते हैं, देखो अर्ली पोस्टमार्टम पीरियड का, ठीक है, पोस्टमार्टम पीरियड की बात हो रही है, और ब्लीडिंग इसको हुई है कुछ 1 लीटर की, मतलब बहुत सारी ब्लीडिंग हो गई है, तो ये PPH का केस हो गया, मतलब लेबर के बाद में ब्लीडिंग हो रही है, PPH का केस हो गया। उसके अलावा यहाँ पर भी दे रखा है कि यूट्रस बिकम फ्लैबी, मतलब कि लूज़ हो गया, ठीक है, इसकी टोन कम हो गई है, तो टोन की दिक्कत हो गई। तो इसमें अपन जो डायग्नोसिस लिखेंगे, ये जो ऊपर वाला केस और इस वाला केस, इसमें दोनों अपन डायग्नोसिस लिखेंगे। अर्ली, ये डायग्नोसिस है, पोस्टपार्टम पीरियड, पोस्टपार्टम हेमरेज, हाइपोटोनिक यूट्रस, और इस केस के अंदर अपन को शॉक मिलेगा, इसका BP बहुत कम है, तो अपन शॉक निकालेंगे। शॉक में क्या किया कि इसका पल्स रेट निकाला अपन ने 110, और इसका सिस्टोलिक BP मतलब ऊपर वाला जो है ये 90 है, तो दोनों को डिवाइड किया तो अपना आया 1.2। तो 1.2 कितना होता है ग्रेड, इसमें अगर अपन देखें तो यहाँ पर शॉक पढ़ाया था, इसमें ग्रेड ये 0.8 से 1.2 तक ग्रेड 1 होता है, तो अपना ये वाला जो है पेशेंट ये ग्रेड 1 में चला जाएगा क्योंकि ये 1.2 है। ठीक है, तो इसके डायग्नोसिस में आगे हम लिखेंगे हाई हेमरेजिक शॉक ग्रेड 1, हेमरेजिक क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से शॉक आ रहा है। ठीक है, ये अपना पूरा हो गया डायग्नोसिस। और इसके इन्वेस्टिगेशन में अगर देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो रहेगा इसका इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन में ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग की इन्वेस्टिगेशन जो भी है CBC LFT और कोगुलोग्राम। ठीक है, ये तो अपन करेंगे। उसके अलावा अपन अपन अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अल्ट्रासाउंड वाला, मेन तो CBC LFT कोगुलोग्राम है। और अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, अब किस चीज़ के लिए, रिटेन्ड प्लेसेंटा को देखने के लिए। ये ऊपर वाला केस और नीचे वाला केस दोनों में ये सब चीज़ें सेम है। ये इन्वेस्टिगेशन हो गया। और ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में वही ये 4 जो चीज़ें इधर रखी है, यही 4 चीज़ें। ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन बैलून लिंच और हिस्टेक्टोमी, इनमें से कोई एक। तो अपने 2 केस हो गए, केस नंबर 2 और केस नंबर 7, ये दोनों टोन के थे। अगर अपन देखें तो थ्रोम्बिन का केस, अब अपन करते हैं केस जो कि है थ्रोम्बिन का केस। तो इसका ये है केस नंबर 37। इसके अंदर अपन को DIC मिलेगा, मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होगी और क्लॉट नहीं बन रहे हैं। ठीक है, इसका केस है, यहाँ पर देख लो जो भी है, ये सब है इसका। ठीक, ठीक है, अपना नेक्स्ट केस है केस नंबर 37। इसके अंदर है ना, इसके अंदर भी PPH है, और इसके PPH का जो T है 4T में से इसका जो है वो है थ्रोम्बिन, मतलब कि है ना जो कोगुलेशन सही से नहीं हो रहा तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, ब्लड क्लॉट नहीं बन रहा है। तो इसमें अपन देखें अगर, तो इसको है ना, उसको हिस्ट्री में 3 स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो सकता है, मतलब 3 मतलब मिसकैरेज, अबॉर्शन या स्टिल बर्थ जो हम इसको हो चुके हैं हिस्ट्री में, तो इसको भी हम डायग्नोसिस में डालेंगे लेकिन बाद में। ठीक है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या फिर स्टिल बर्थ, ये हम लेट लिखेंगे। और इसको है ना प्रेगनेंसी की बाद की बात है, ये कहाँ लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है कि इन द इवनिंग द लेबर बिगन। ठीक है, लेबर बिगन हुआ, उसके बाद में है ना, बाद में उसको मेल फीटस हुआ, वो जो है ना जो बच्चा पैदा हुआ डेड डेड पैदा हुआ। ठीक है, यहाँ पर लिखा लेबर के बाद में इसको ब्लीडिंग चालू हुई है, मतलब PPH का केस है। ठीक है, PPH का केस है, पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर पोस्टपार्टम हेमरेज हुआ। ठीक है, इसका मतलब है पोस्टपार्टम पीरियड।
और इसका पोस्ट पार्टम हेमरेज, और अर्ली क्योंकि ये 24 आवर के अंदर हो चुका है। उसके अलावा अपन लिखेंगे इसके अंदर कि इसका जो कॉज है पीपीएच का, वो क्या कॉज है, इसका ब्लड जो है ना वो क्लॉट नहीं कर रहा है। ब्लड टेकन इनटू द वेन फ्रॉम अ वेन इन अ टेस्ट ट्यूब डज नॉट क्लॉट फॉर 50 मिनट, मतलब क्लॉट नहीं हो रहा है। इसका मतलब सस्पेक्टेड डीआईसी अपन ने सस्पेक्ट किया इस केस के अंदर, तो इसका ये रह गया केस। नेक्स्ट केस अपन करेंगे ट्रॉमा के ऊपर। ट्रॉमा के ऊपर बहुत सारे केस है, 20, 22, 25, 34 और 39। तो अपन अभी चालू करते हैं केस नंबर 20। ट्रॉमा में ट्रीटमेंट में वही सूचर करेंगे, प्रिवेंशन में एपिजियोटॉमी और हॉस्पिटल में डिलीवरी करेंगे। और ट्रॉमा के जो कॉज रहता है वो ये है, फर्स्ट डिलीवरी, मैक्रोसोमिया, रैपिड डिलीवरी जैसे कि ऑक्सीटोसिन दे दिया, या फिर नो मेडिकल असिस्टेंस, ये हो गया कॉज। हम देखेंगे ट्रॉमा 20 केस। अब हमारा अगला केस है वो टास्क नंबर 20 है। ये भी है ना पीपीएच का केस है, और इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर दिक्कत क्या, और ये जो है ना सर्विक्स है ना उसका लेसरेशन हो रहा है, मतलब उसके अंदर कट आ जा रहा है। तो सर्विक्स के अंदर कट आना 4T में से किसके अंदर आएगा, ये ट्रॉमा के अंदर आएगा। ठीक है, इसके अंदर पीपीएच कैसे है ये सब कैसे बताते देखो। इसके अंदर आफ्टर चाइल्ड बर्थ दिया हुआ, ठीक है, मतलब पोस्ट पार्टम पीरियड है, उसका प्रोफ्यूज ब्लीडिंग दिया रखी है, मतलब पोस्ट पार्टम हेमरेज है। अब इसके अंदर ये हेमरेज क्यों हो रहा है, इसके कॉज का क्या, मतलब रिस्क फैक्टर देखते हैं अगर अपन, तो पहली बात तो इसका एम्बुलेंस क्रू ने इसका है ना वो कराया डिलीवरी, और ट्रेन के अंदर वो तो एम्बुलेंस वाले ने कराया, तो नॉन मेडिको ने कराया, ठीक है, इसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। और जो बच्चा है ना वो 4 किलो का है, तो है ना वो मैक्रोजोमिया वाला है बच्चा, मतलब बड़ा बच्चा, तो उस वजह से भी ट्रॉमा हो सकता है, मतलब कि ग्लेसेशन हो जाएगा सर्विक्स का। उसके अलावा प्राइमरी ग्रेविड है, मतलब पहली प्रेगनेंसी इसमें, तो है ना इसके सर्विक्स को ग्लेसेशन होने के चांस ज़्यादा है। तो इसके रिस्क फैक्टर हुए, रिस्क फैक्टर मैंने यहाँ दे रखे हैं, ये रहा सर्वाइकल रप्चर के रिस्क फैक्टर, ठीक है। सर्वाइकल रप्चर जो कि ट्रॉमा में आता है, उसके रिस्क फैक्टर ये सब, तो ये सब हमें उसके अंदर दिख रहा है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि कौन सा ग्रेड का रप्चर है, ठीक है, ये ग्रेड दिया हुआ सर्वाइकल रप्चर के, तो कौन सा ग्रेड का रप्चर है वो हम देखेंगे। तो इसमें दे रखा हुआ है, तो इसका जो रप्चर है ना वो देखो, गैप इन द सर्विक्स, ये ना रप्चर है, कहाँ तक ये रप्चर का, रिचेज द फॉर्निक्स ऑफ द वेजाना, जो फॉर्निक्स ऑफ द वेजाना तक जाता है ना, तो इसको अपन ग्रेड 3 रखते हैं, ठीक है, फॉर्निक्स लिखा हो तो ग्रेड 3 लगता है अपन इसको। और इसका शॉक और अगर निकाले अपन, तो ये अपन ने 110 ये पल्स लिया, इसका पल्स, तो इसका अगर शॉक निकालेंगे अपन, तो इंडेक्स निकालेंगे, तो पल्स अपना 100 दिया हुआ है, और सिस्टोलिक बीपी 90 दिया, तो 100/90 किया तो 1.1 आया है, 1.1 ये अपना ग्रेड 1 में जाएगा, ठीक है। तो शॉक 1.1 जो है, तो 1.1 जो है वो 0.8 और 1.2 के बीच में, तो ये ग्रेड 1 जाएगा। तो शॉक अपना इस केस में रहेगा ग्रेड 1, और फॉर्निक्स तक जा रहा है, तो है ना अपना जो सर्विक्स का जो रप्चर है वो ग्रेड 3 रहेगा, ग्रेड 3, ठीक है, फॉर्निक्स तक जा रहा है तो ग्रेड 3 रहेगा। तो अपन यहाँ पर डायग्नोसिस कर देंगे, अर्ली पीपीएच, पोस्टपार्टम पीरियड, और पोस्टपार्टम हेमरेज, सर्वाइकल रप्चर, ग्रेड 3, ठीक है, फॉर्निक्स से जा रहा है इसलिए। उसके अलावा हमें वेजाइनल वॉल रप्चर, जो कि इधर लिखा हुआ लीनियर रप्चर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द राइट लेटरल वॉल ऑफ वेजाइना, तो वेजाइनल वॉल रप्चर, हेमरेजिक शॉक अपना G1, ठीक है, क्योंकि 1.1 आया है, अपना डायग्नोसिस हो गया। इसके मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो जब भी शॉक आ रहा है ना, तो सबसे पहले अपन शॉक को ट्रीट करेंगे, शॉक का ट्रीटमेंट करेंगे। शॉक का ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, इसको आईवी फ्लूइड्स देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे, और इफ़ नीडेड तो इसको अपन, अगर इसको नीड हुआ तो अपन इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। और इसका इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, ब्लीडिंग में जो भी करते हैं अपन, CBC, LFT और कोगुलोग्राम, ठीक है। और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है तो इसका अपन ब्लड ग्रुप भी निकालेंगे, ठीक है, ये सब रहेगा इसका इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट केस अपना केस नंबर 22, ठीक है। अब केस नंबर 22 है नेक्स्ट, ये भी है ना सर्वाइकल रप्चर का है, लेसरेशन का। तो इसके अंदर भी देखो आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है, तो पोस्ट पार्टम पीरियड है ये, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग हो रही है, तो पोस्ट पार्टम हेमरेज भी है। उसके अलावा पोस्ट पार्टम हेमरेज के कुछ रिस्क फैक्टर दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि
जो चाइल्ड बर्थ था वो होम में हुआ, ठीक है, नॉन मेडिको के थ्रू हुआ, तो एक रिस्क फैक्टर ये हो गया। उसके अलावा इसको जल्दी से रैपिड हुआ है ये डिलीवरी, ये दूसरा रिस्क फैक्टर हो गया। वेट इसका ज़्यादा है, मैक्रोसोमिया, थर्ड रिस्क फैक्टर हो गया। और फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो फोर्थ रिस्क फैक्टर हो गया, तो 4 रिस्क फैक्टर है इसके अंदर। उसके अलावा अगर हम इसका तो है ना, इसको हम पीपीएच बोलेंगे, तो हमारा डायग्नोसिस होगा अर्ली पोस्टपार्टम पीरियड, पोस्टपार्टम हेमरेज, सर्वाइकल रप्चर ग्रेड 2। अब ग्रेड 2 क्यों है कि जो सर्विक्स का रप्चर है ना, सर्विक्स का रप्चर इधर दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, नॉट रीचिंग द फॉर्निक्स ऑफ द वेजाइना। अगर फॉर्निक्स ऑफ द वेजाइना को रीच करेगा तो G3 हो जाएगा, अगर नहीं रीच कर रहा तो G2 रहेगा, तो अपना ये G2 है, ठीक है। उसके अलावा और इसका सेंटीमीटर का भी रहता है, 2 सेंटीमीटर तक होता है तो ग्रेड 1 डालते हैं, और 3 सेंटीमीटर तक होता है तो ये ग्रेड 2 चला जाता है, ठीक है। G1 में टू सेंटीमीटर, G2 में 3 सेंटीमीटर, G1 में 2 सेंटीमीटर, G2 में 3 सेंटीमीटर, और G3 में फॉर्निक्स तक। तो अपने केस में फॉर्निक्स तक नहीं आ रहा है तो ये G2 जाएगा, ठीक है। उसके अलावा लीनियर रप्चर हो रहा है वेजाइना का भी, तो अपन वेजाइनल वॉल रप्चर भी लिखेंगे। उसके अलावा हेमरेजिक शॉक G1 क्यों किया है, इसमें अपन शॉक निकालेंगे तो 96 डिवाइड बाई 90 करेंगे तो कितना आएगा, तो अपना आएगा 1.06। तो 1.06 कहाँ आता है शॉक में, यहाँ देखेंगे अगर अपन, तो 1.06 भी अपना G1 में आएगा, तो क्या? अपना ये शॉक G1 हो जाएगा। नेक्स्ट केस है अपना केस नंबर 25। ठीक है, अपना नेक्स्ट केस है केस नंबर 25। तो इसके अंदर भी रप्चर का केस है, ठीक है। रप्चर किस में आता है अपने 40 में से ट्रॉमा के अंदर। इसमें अगर अपन देखें, जो लेबर हो चुका है उसका, ठीक है, इसका बच्चा है वो पैदा हो चुका है, तो इसको अपन पोस्ट पार्टम पीरियड में डालेंगे। और इसके अंदर इस केस में अगर अपन देखेंगे तो अपन को हेमरेज का या फिर ब्लीडिंग का कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा क्लू, तो इसके अंदर ब्लीडिंग नहीं है। तो ब्लीडिंग नहीं है तो इसको पोस्टपार्टम हेमरेज हम नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ अर्ली पोस्टपार्टम पीरियड बोलेंगे। अर्ली क्योंकि विद इन 24 आवर्स है ये, ठीक है। पोस्टपार्टम हेमरेज नहीं है इसके अंदर, पोस्टपार्टम हेमरेज को काट रखा मैंने याद रखने के लिए, पोस्टपार्टम हेमरेज नहीं लिखना है इसके अंदर, अर्ली पोस्टपार्टम पीरियड लिखेंगे। रप्चर ऑफ पेरिनियम है इधर लिखा हुआ है, डेप्थ ऑफ द रप्चर, और ये जो पेरिनियम है ना इसका रप्चर हो गया है, पेरिनियल रप्चर हो गया है। और जो रप्चर है वो रेक्टम और स्पिंक्टर तक नहीं पहुंचा, अगर स्पिंक्टर तक पहुंचता है तो G3 होता है, नहीं पहुंचा तो G2 होगा, ठीक है। तो इसका G2 होगा, ग्रेड 2। इसके पीपीएच के रिस्क फैक्टर क्या क्या है, मैक्रोसोमिया हो गया, फर्स्ट डिलीवरी हो गई प्राइमोग्रेविडा, ऑक्सीटोसिन मतलब फास्ट डिलीवरी, 3 रिस्क फैक्टर दे रखे इसके इसके अंदर, तो ये हो गया, ठीक है। बाकी जितने भी ट्रॉमा वाले केस है ना, या फिर जो रप्चर वाले केस है, इनके अंदर अपन मैनेजमेंट के अंदर मतलब ट्रीटमेंट के अंदर अपन लिख सकते हैं, मैनेज ट्रीटमेंट के अंदर सूचर लिखो, प्लस अगर शॉक है उस पेशेंट को तो शॉक ट्रीट करो, ठीक है। और इसके प्रिवेंशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एपिजियोटॉमी, क्योंकि है ना बच्चे को डिलीवरी के लिए है ना जगह कम मिल रही है इसलिए रप्चर हो जा रहा है। अगर अपन जगह बना देंगे यहाँ पर है ना, अपन सोच ऐसे कट मार देंगे तो जगह बन जाएगी, तो जगह बनने की वजह से अब वो रप्चर नहीं करेगा, बच्चा अपने आप बाहर आ जाएगा, तो ये कहता है एपिजियोटॉमी, ठीक है। और कट लग गए तो कट को सूचर कर देंगे तो ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये अपने हर हर सूचर वाले केस में, हर रप्चर वाले केस में अपन को करना है, ठीक है, ट्रॉमा वाले केस में। ये पहले ही बता चुका हूँ मैं वापस से बता रहा हूँ। अपना नेक्स्ट केस है केस नंबर 34। अब नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 34। केस नंबर 34 में बर्थ नहीं, इसका 10 में बर्थ हो चुका, ठीक है। तो पोस्ट पार्टम पीरियड का बात चल रही है, ब्लीडिंग हो रही है इसको बहुत सारी, तो पोस्ट पार्टम हेमरेज की बात है। अब इसके अंदर पीपीएच के, इसके अंदर जो हेमरेज हो रहा है ना किस कारण से हो रहा है, कि दिया हुआ कि सर्विक्स के अंदर गैप आ रहा है, ठीक है, सर्विक्स के अंदर रप्चर हो रहा है सर्विक्स का, तो ये आ गया सर्वाइकल रप्चर आ गया अपने ट्रॉमा वाले में, 40 में से ट्रॉमा के अंदर आ गया, 40 होते हैं ना इनमें से ट्रॉमा के अंदर आ गया ये, क्यों इसका पीबीएस का केस। इसके ट्रॉमा के रिस्क फैक्टर अगर अपन देखें तो बर्थ इन ट्रेन, ठीक है, नॉन प्रोफेशनल नॉन मेडिको पर्सन ने इसका डिलीवरी कराया है, तो ये फर्स्ट रिस्क फैक्टर हुआ। बड़ा बेबी है 4 किलो का तो ये सेकंड रिस्क फैक्टर हुआ। फर्स्ट प्रेगनेंसी है थर्ड रिस्क फैक्टर हुआ, ठीक है, 3 रिस्क फैक्टर हो गए। अब सर्वाइकल जो रप्चर है ना वो कहाँ तक है, वेजाइनल वॉल तक जा रहा है, वेजाइनल वॉल तक जा रहा है, अपन ग्रेड 3 बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर अपन शॉक इंडेक्स निकालो तो पल्स है 100 और सिस्टोलिक बीपी है 90,
तो 100/90 करेंगे तो 1.1 आएगा, जो कि आता अपना ग्रेड 1 पर। इसका ट्रीटमेंट वही क्या अपना सूचर कर देंगे, उसका आईवी फ्लूइड सूचर कर देंगे इसके रप्चर के लिए, और इसको फ्लूइड्स देंगे। क्यों? क्योंकि इसको हेमरेज हो रहा है, ठीक है, शॉक हो रहा है, उस वजह से इसको फ्लूइड देंगे। इन्वेस्टिगेशन में जो हर ब्लीडिंग में करते हैं, CBC, LFT, कोगुलोग्राम, ठीक, सब कुछ सेम। अपना नेक्स्ट केस है केस नंबर 39, ठीक है। तो ये जो केस है 39, ये भी अपना है ना सर्वाइकल ट्रॉमा का केस है, सर्वाइकल रप्चर का केस है। इसका डिलीवरी रूम के अंदर इसका फर्स्ट प्रेगनेंसी स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हुई, ठीक है, डिलीवरी हुई मतलब पोस्टमार्टम पीरियड है, ठीक है। और इस वाले केस में अपन को कहीं ब्लीडिंग का कुछ अपन को साइन नहीं दिया हुआ, और इसका ठीक है। तो जो ऐसे केस हो ना जहाँ पर ब्लीडिंग का कुछ लिखा हुआ नहीं है, उनमें अगर शॉक इंडेक्स निकालोगे पल्स डिवाइड बाय सिस्टोलिक बीपी, तो लेस देन 0.8 आएगा। इस केस में 0.7 आ रहा है, ठीक है। तो इन केस में PPH मत लिखना, ठीक है। ऐसे दो केस है अपने, एक 39 और एक 25, इससे जस्ट पहले अपन ने कराया है, पहले के पहले कराया है। तो इन दो केस में वो PPH नहीं लिखना, क्योंकि इनके अंदर ना तो ब्लीडिंग दे रखी है, इनका शॉक इंडेक्स भी ग्रेड 1 में नहीं आ रहा है, इसलिए। इसके अंदर अपन रिस्क फैक्टर देखिए अगर इसका सर्वाइकल रप्चर का, तो देखो पहला तो फर्स्ट प्रेगनेंसी इसका फर्स्ट रिस्क फैक्टर, और बर्थ वेट जो बेबी का वो ज़्यादा है, ठीक है, सेकंड रिस्क फैक्टर मैक्रोसोमिया, थर्ड रिस्क फैक्टर फास्ट डिलीवरी, क्योंकि उसको ऑक्सीटोसिन दिया गया है, ठीक है। तो इसका अपन ने क्या किया, अर्ली पोस्टमार्टम पीरियड ये अपन ने लिखा, उसका रप्चर ऑफ पेरिनियम ये दिया हुआ, रप्चर ऑफ द पेरिनियम ये दिया हुआ अपन को डायग्नोसिस के अंदर। और इसका ग्रेड कौन सा है, इसका जो स्पिंक्टर के वॉल को है ना, इसको डैमेज नहीं कर रहा है। अगर डैमेज करता है तो ग्रेड 3 होता है, डैमेज नहीं कर रहा है तो ग्रेड 2 हो रहा है। अपने सभी केसेस में या तो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 के केस है, ठीक है। डैमेज कर रहा है स्पिंक्टर को तो ग्रेड 3, नहीं कर रहा है तो ग्रेड 2, फॉर्निस तक जा रहा है तो ग्रेड 3, फॉर्निस तक नहीं जा रहा है तो ग्रेड 2, ठीक है। दो चीज़ याद कर लेंगे तो अपना हो जाएगा इनका रप्चर का ग्रेडिंग। तो ये है ना पोस्टमार्टम पीरियड में विदाउट पोस्टमार्टम हेमरेज के दो केस है, केस नंबर 25 और केस नंबर 39, ठीक है। इसका वही ट्रीटमेंट वही हो गया, ट्रीटमेंट अपन सूचरिंग कर देंगे, शॉक नहीं है तो शॉक का कोई आईवी फ्लूइड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिवेंशन में हम एपिजियोटॉमी कर देंगे, और इन्वेस्टिगेशन में कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं, मैनुअली हम बस देख के पता कर लेंगे कि रप्चर हुआ है। अपना नेक्स्ट केस है केस नंबर 42, ये भी केस है ना अपना PPH का है। इसके अंदर PPH का जो कॉज है ना वो अपना है टिश्यू, मतलब प्लेसेंटा है वो अंदर रह गया, तो उसको अपन बोलते हैं रिटेन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अंदर रह जाता है उसको रिटेन प्लेसेंटा कहते हैं। और इसका रिटेन प्लेसेंटा का एक कॉज हो सकता है प्लेसेंटा एक्रीटा, ठीक है। दो कॉज हो सकते हैं, एक तो रिटेन प्लेसेंटा या तो प्लेसेंटा एक्रीटा या फिर प्लेसेंटा एडहेरेंस, ठीक है। और जो प्लेसेंटा एक्रीटा है ना, प्लेसेंटा एक्रीटा रिटेन प्लेसेंटा के दो कॉज हो सकते हैं, प्लेसेंटा एडहेरेंस, प्लेसेंटा एक्रीटा। जो प्लेसेंटा एक्रीटा है ना उसके अंदर अपन को शॉक मिलेगा, ठीक है। प्लेसेंटा एक्रीटा के अंदर अपन को शॉक मिलेगा, प्लेसेंटा एडहेरेंस के अंदर अपन को शॉक नहीं मिलेगा, ठीक है। इस केस में अपन को शॉक मिल रहा है तो ये है अपना प्लेसेंटा एक्रीटा, ठीक है। PPH का रीज़न है टिश्यू, टिश्यू का मतलब रिटेन प्लेसेंटा, रिटेन प्लेसेंटा का कॉज यहाँ पर है प्लेसेंटा एक्रीटा, क्योंकि शॉक प्रेजेंट है, ठीक है। अपन इसमें देखते हैं कि अब ये PPH क्यों है। इसमें पहली बात तो फुल टर्म प्रेगनेंसी है, ठीक है। ये तो अपन ये लिख देंगे कि ये फुल टर्म प्रेगनेंसी है, और इसका जो प्लेसेंटा वो अंदर है। तो है ना सेकंड स्टेज में क्या होता है अपना फीटस बाहर आ जाता है, थर्ड स्टेज में क्या होना चाहिए, थर्ड स्टेज खत्म होगा जब प्लेसेंटा बाहर आएगा, अभी प्लेसेंटा बाहर नहीं आया है तो ये थर्ड स्टेज चल रहा है, तो अपन इधर लिखेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अब PPH क्योंकि फीटस बाहर आ गया तो उसके बाद की बात है कि PPH हो रहा है, PPH लिखेंगे और रिटेन प्लेसेंटा लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर प्लेसेंटा अंदर रह गया है। प्लेसेंटा अंदर रहने का कॉज इधर देखो कि अगर अपन ने है ना द आइसोलेशन ऑफ द आफ्टर बर्थ का मतलब प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा बाय द ये अपन ने मेथड यूज़ किया, इससे अपन प्लेसेंटा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्लेसेंटा बाहर नहीं निकला, इसका मतलब रिटेन प्लेसेंटा है, ठीक है। और बाकी बाकी के है ना जो 4 टी होते हैं ना PPH में, उसके बाकी टी को अगर अपन है ना रूल आउट करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि है ना ये ट्रॉमा का केस नहीं है, क्योंकि नो रप्चर ऑफ सर्विक्स, ठीक है। रप्चर नहीं है तो ट्रॉमा नहीं है, ट्रॉमा वाला टी रूल आउट हो गया, नहीं हो सकता। और जो यूट्रस है वो डेंस है, ठीक है, ऐसा लूज़ नहीं है, फ्लॉपी नहीं है, तो उसको अपन है ना नो टोन, तो टोन वाला अपना टी चला गया। और क्लॉट बन रहा है तो थ्रोम्बिन वाला टी चला गया, तो बचा कौन सा टी अपना, एक ही टी बचा जो कि टिश्यू।
तो अपने यहाँ पे डायग्नोसिस क्या होगा, टिश्यू वाला टी। तो टिश्यू है रिटेन प्लेसेंटा, उसका सस्पेक्टेड प्लेसेंटा एक्रीटा, क्योंकि इसके अंदर शॉक है, और शॉक है ग्रेड 1 का। ग्रेड 1 क्यों है, क्योंकि अपन ने पल्स रेट और सिस्टोलिक बीपी को डिवाइड किया तो 0.8 आया, 0.8 आता अपना ग्रेड 1 के अंदर। डायग्नोसिस हो गया अपना। अब इसका जो ट्रीटमेंट है टिश्यू का वो ऐसा रहेगा कि इसके अंदर है ना जो प्लेसेंटा वो अंदर ही रह गया, ठीक है, प्लेसेंटा बाहर नहीं निकल पाया, ठीक। तो इसके इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, मैनुअल एग्जामिनेशन करेंगे। ब्लीडिंग हो रही है फिर भी, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन, तो इसमें अपन मैनुअल एग्जामिनेशन सबसे पहले करेंगे, क्योंकि शॉक होने वाला है। तो पहले एग्जामिनेशन करेंगे मैनुअल, मतलब सिर्फ देखेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हाथ से निकालने की कोशिश करेंगे, मैनुअल सेपरेशन करने की कोशिश करेंगे। कल प्लेसेंटा एडहेरेंस था तो अपने आप हाथ से निकल जाएगा, नहीं निकला हाथ से तो हमें है ना हिस्टेक्टोमी करना पड़ेगा, मतलब यूट्रस ही काट के निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि यूट्रस की ब्लीडिंग की वजह से अपन को शॉक होने वाला है पेशेंट को। तो शॉक को रोकने के लिए अपन को यूट्रस को काट कर निकालना पड़ेगा। तो हिस्टेक्टोमी अपना ट्रीटमेंट रहेगा फाइनल, ठीक है। उसके अलावा अपन को प्रिवेंशन, अगर इस चीज़ को रोकना था, अगर मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ ले तो इसके प्रिवेंशन के लिए अपन को लेबर से पहले, जब फीमेल प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे अपन को अल्ट्रासाउंड या एमआरआई करके और प्लेसेंटा देख लेना था कि प्लेसेंटा कहीं यूट्रस के अंदर तो नहीं इन्फिल्ट्रेट कर रहा। अगर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है तो प्लेसेंटा अक्रीटा के केस है, अक्रीटा का केस है, तो है ना जो डॉक्टर है उसको पहले से कॉशियस रहना पड़ेगा डिलीवरी को लेकर, ठीक है। तो अपना केस पीपीएच के केस ख़त्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 10वीं 10 दानिया। विदानिया।